डॉस डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो 80 और 90 के शुरुआती दशक में IBM के द्वारा विकसित किया गया। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंटेल x86 और अन्य कॉम्पैटिबल प्रोसेसिंग यूनिट्स की मशीनों के साथ काम में लिया गया। इस प्रोग्राम को नॉन कंपैटिबल हार्डवेयर के साथ भी चलाया जा सकता था क्योंकि इसे नॉन IBM कंप्यूटर्स के लिए भी विकसित किया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में एक ही व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर विभिन्न प्रोग्राम्स को चलाया जा सकता था। डॉस की विशेषताएं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेष लक्षण एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में इंटरफेस का होना है जो कैरेक्टर पर आधारित एप्लीकेशंस को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक कि जब संभव हो गया, एक्सेस को हार्डवेयर, प्रिंटर्स, माउस या ग्राफिक्स तक प्रतिबंधित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप प्रत्येक एप्लीकेशन प्रोग्राम इसके स्वयं के डिवाइस ड्राइवर्स के सेट के साथ विकसित किया गया। विंडोज की तरह डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी फाइल्स के लिए 8.3 सिस्टम का उपयोग किया गया। प्रत्येक ड्राइव में लगभग 4078 क्लस्टर्स को संचित करने के लिए फैट फाइल सिस्टम का उपयोग किया गया। फैट फाइल द्वारा 137 GB के बराबर या इससे अधिक क्षमता की हार्ड ड्राइव्स का सपोर्ट किया गया। हार्ड डिस्क का इतिहास। IBM ने जब IBM पर्सनल कंप्यूटर्स की शुरुआत की तो उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। 1980 में वे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के पास होम कंप्यूटर्स की स्थिति की चर्चा करने और माइक्रोसॉफ्ट IBM की किस प्रकार से सहायता कर सकता है कि पूछताछ करने पहुंचे। बिल गेट्स ने IBM को अपने होम कंप्यूटर्स को लोकप्रिय करने के लिए कुछ बेहतरीन सुझाव दिए। IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से सौदा कर लिया जिसके अंतर्गत बिल गेट्स IBM के लिए विंडोज संस्करण लिखने के लिए सहमत हो गए। विंडोज के विकास के बाद बिल गेट्स ने IBM से MS-DOS के अधिकार को अपने पास रखने की बात की। डॉस का आरंभिक विकास। MS-DOS के कई संस्करणों में अपग्रेडेशन किए गए जो इस प्रकार हैं। 1981 में MS-DOS 1.0 की शुरुआत हुई। अगस्त 1982 में MS-DOS 1.25 जारी किया गया। मार्च 1983 में MS-DOS आया। अप्रैल 1986 में MS-DOS का एक अन्य संस्करण 3.2 जारी किया गया। अप्रैल 1987 में MS-DOS 3.3 जारी किया गया। जुलाई और नवंबर 1988 में MS-DOS के लगातार संस्करण 4.0 और 4.01 जारी किए गए। जून 1991 में MS-DOS 5.5 जारी किया गया। 1993 में अगस्त माह में MS-DOS 6.0 जारी किया गया। नवंबर 1993 में MS-DOS का एक अन्य संस्करण 6.2 जारी किया गया। 1994 में मार्च और अप्रैल के महीने में MS-DOS ने 6.21 व 6.22 संस्करणों के माध्यम से आगे विकास किया। डॉस का डिज़ाइन। MS-DOS के अधिकतर सिस्टम्स CPU कंपैटिबल मशीनों पर चलते हैं। मशीनों पर निर्भर रहने वाले MS-DOS के ये संस्करण कई नॉन IBM कंपैटिबल मशीनों के लिए तैयार किए गए थे। DOS एक सिंगल यूजर एवं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह मूल कर्नेल फंक्शन में काम करता है जो कि नॉन री-एंट्रेंट होते हैं। DOS केवल एक ही प्रोग्राम को रन करता है। यहाँ तक कि इसके फंक्शंस भी एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम्स को कार्य करने की अनुमति नहीं देते। DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के लिए विभिन्न फंक्शंस उपलब्ध करवाता है। ये फंक्शंस हैं I/O, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम लोडिंग व टर्मिनेशन। DOS शेल स्क्रिप्टिंग के लिए बैच फाइल्स के माध्यम से मौलिक क्षमता प्रदान करता है। ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिन्हें किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बनाया जा सकता है। जैसे ही कंपाइल किए गए प्रोग्राम्स संचालित होते हैं तभी इन बैच फाइल्स को एग्जीक्यूट करवाया जाता है।
कमांड देने पर एग्जीक्यूट किया गया प्रोग्राम बैच फाइल की प्रत्येक लाइन को रन कराने में सक्षम होता है। इसके साथ ही कई बैच फाइल्स का उपयोग अनेकों इंटरनल कमांड बनाने में किया जाता है। ये कमांड गो टू और कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इन कमांड्स के अतिरिक्त dr-dos कमांड में से गो सब और साधारण अंकगणित कमांड भी सहायक होती हैं। बैच फाइल्स की मदद से रियल टाइम प्रोग्राम को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है जो कैरेक्टर पर आधारित एप्लीकेशन का विकास होने देता है। इन एप्लीकेशंस को ग्राफिक्स कार्ड्स, प्रिंटर या माउस जैसे हार्डवेयर को चलाने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया। इस प्रतिबंध के कारण प्रोग्रामर्स हार्डवेयर को सीधे ही एक्सेस कर सकते हैं। प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस के लिए अलग से बनाए गए ड्राइवर्स के एक सेट द्वारा हार्डवेयर को एक्सेस किया जाता है। DOS एक फाइल सिस्टम का उपयोग करता है जो 8.3 फाइल नेम को सपोर्ट करता है, जिसमें 8 कैरेक्टर्स फाइल नेम को और 3 कैरेक्टर्स एक्सटेंशन को परिभाषित करते हैं। DOS की कमांड MS-DOS और PC-DOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अनेकों सिस्टम कमांड्स का उपयोग करते हैं। इनमें सामान्य कार्य जैसे कि सुनना या फाइल को ले जाना शामिल हैं। इनमें से कुछ कमांड एक्सटर्नल कमांड होती हैं, लेकिन कुछ कार्यों के लिए डिस्क में निहित इंटरप्रेटर कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक मॉडल और प्रत्येक पीढ़ी में मौजूदा कमांड के साथ ही नए काम के लिए नई कमांड को शामिल किया गया। यहाँ तक कि टेक्स्ट मोड कमांड को भी MS-DOS में उपयोग किया जा सकता है। जब कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा हो तो इंटरप्रेटर कमांड का उपयोग करना संभव होता है। इनबिल्ट यानी अंतर्निहित command.com यूजर द्वारा टाइप की गई लाइंस को हमेशा उपलब्ध कमांड से मिलाने की कोशिश करेगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। DOS की इंटरनल एवं एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल या इनबिल्ट कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध कमांड्स की सूची होती है। प्रोग्राम को संचालित करने के लिए इन कमांड्स में से चयन किया जाता है। जैसे जैसे नए प्रोग्राम आते हैं तो कंप्यूटर का अगला संस्करण नए प्रोग्राम को चलाने के लिए कमांड बनाएगा। कुछ सेट मापदंडों के अनुसार एक कमांड कुछ निश्चित फाइल नेम्स को स्वीकार कर सकती है। विभिन्न फाइल्स और फंक्शंस के मध्य शिफ्ट करने के लिए स्पेस और प्रतीकों यानी सिंबल उपयोग किया जाता था। कठिन एप्लीकेशंस को संपादित करने के लिए कमांड्स को एक्सटर्नल कमांड के रूप में संग्रहित किया जाता था, क्योंकि कमांड प्रोसेसर में संचालित होने के लिए ये बहुत बड़ी होती थी। इन्हें डिस्क में संग्रहित किया जाता था और जब आवश्यकता होती थी तो किसी भी नियमित एप्लीकेशन की तरह कंप्यूटर पर लोड कर लिया जाता था। ये उपयोगिता कमांड एक्सेसिबल डिस्क में या कमांड इंटरप्रेटर में इंस्टॉल कमांड पाथ में उपलब्ध होती थीं। पासवर्ड सेटअप। कई बार आपको किसी विशेष मशीन के लिए बायोस पासवर्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा CD ड्राइवर को एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है या संभव है कि आप पासवर्ड भूल गए हों। CMOS PWD प्रोग्राम का उपयोग करके आप अधिकांश बायोस के पासवर्ड निकाल सकते हैं। वास्तव में CMOS PWD एक ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है जिसे विंडोज़ एवं DOS के लिए बाइनरीज पढ़ने में प्रयोग लाया जाता है। प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको एक प्रशासनिक विशेषाधिकार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि DOS में कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिससे आप कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग कर सकते हैं। DOS आपकी पासवर्ड बनाने के साथ साथ इसे बदलने में भी मदद करता है। सामान्यतया पासवर्ड में बदलाव अतिक्रमियों द्वारा आपके सिस्टम को चलाने से दूर रखने में सहायक होता है। DOS की प्रॉम्प्ट कमांड की मदद से आप जब चाहें अपनी विंडोज़ के पासवर्ड को आसानी से बदल सकते हैं। पासवर्ड सेट करने की प्रक्रिया। इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स को करना है। 1. सभी प्रोग्राम्स को बंद कर दें। अपने डेस्कटॉप के बाएं कोने में नीचे स्थित स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें। 2.
रन कमांड पर क्लिक करें और खाली जगह में cmd टाइप करें। रन अथवा ओपन पर क्लिक करें। 3. नेट यूजर नेम टाइप करें। आप अपने यूजर नेम में अपना आधिकारिक नाम, जिससे कि आप अक्सर अपने कंप्यूटर सिस्टम को लॉगिन करने में उपयोग करते हैं, टाइप करें। अपने कीबोर्ड से एंटर की दबाएं। 4. जब प्रेरित किया जाता है तो वे दिए गए फील्ड में पासवर्ड के लिए पूछते हैं। अपना पासवर्ड टाइप करें और फिर से टाइप करके इसकी पुष्टि करें। डॉस बैच फाइल्स। बैच फाइल एक स्क्रिप्ट या टेक्स्ट फाइल को दर्शाती है जिसमें संचालन के लिए कमांड इंटरप्रेटर में कमांड रहती हैं। बैच फाइल में स्थित कमांड को एक इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट का उपयोग करके कमांड इंटरप्रेटर द्वारा स्वीकार किया जाएगा। कभी-कभी लूपिंग और ब्रांचिंग के लिए कमांड बैच फाइल के अंदर ही हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमित कार्यों को एक स्क्रिप्ट द्वारा स्वचालित किया जा सकता है, प्रायः बैच फाइल्स को कंट्रोल भाषा से जोड़ दिया जाता है। डॉस में बैच फाइल्स का एक एक्सटेंशन बैट दिया जाता है। MS डॉस में बैच फाइल की शुरुआत कमांड लाइन में अन्य आवश्यक पैरामीटर्स के साथ नाम टाइप करके और एंटर की दबाकर की जा सकती है। प्रायः MS डॉस की सेटअप कमांड, जिसकी MS डॉस के प्रारंभ होने पर रन कराने की जरूरत पड़ती है, AutoEXEC.bat में रखी जाएंगी। यह AutoEXEC फाइल तारीख एवं समय, लोड, आवश्यक रेजिडेंट प्रोग्राम, प्रारंभिक नेटवर्क, ड्राइवरों व असाइनमेंटों के आरंभन के साथ होती है। बैच फाइल्स का कॉन्फ़िगरेशन। डॉस की बैच फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम IIS-3 द्वारा रन कराई जाती हैं, लेकिन जब फाइल्स को IIS-4 के अंतर्गत रन करवाया गया तो कई चीज़ों को कॉन्फ़िगर करवाने की ज़रूरत पड़ी। एक बार कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया का अनुसरण कर लिया जाए तो बैच फाइल्स को सर्वर साइड से रन करवाने के लिए बनाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. IIS-4 मैनेजमेंट कंसोल एप्लीकेशन को रन कराएं। 2. अपनी वेबसाइट की एडिटिंग प्रक्रिया का अनुसरण करें। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट में ट्री डिस्प्ले पर राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 3. होम डायरेक्टरी लैब को सेलेक्ट कर प्रक्रिया का अनुसरण करें। 4. एप्लीकेशन के सेटिंग बॉक्स में जाकर कॉन्फ़िगरेशन विकल्प पर क्लिक कर इसे सेलेक्ट करें। 5. ऐप मैपिंग टैब में ऐड पर क्लिक करें। 6. एग्जीक्यूटेबल को WinNT 4.0 मशीन का अनुसरण करना चाहिए। यह कमांड को टाइप करके किया जाता है। C:WinNT system 32 command.exe C%S%S। एक्सटेंशन की स्थिति में .bat एंटर करें। 7. इन पदों को अपनाते समय यह सुनिश्चित कर लें कि स्क्रिप्ट इंजन और चेक दैट फाइल एग्जिस्ट चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है। 8. ओके पर क्लिक करके प्रक्रिया को सेव कर लें। अप्लाई ओके और ओके। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स को असेंबली भाषा में लिखा जाता है। B को C से बदला गया, यूनिक्स को फिर से C में लिखा गया और ऐसा करते हुए इसे एक बड़े तथा अंतर संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम के जटिल फैमिली में विकसित किया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत प्रभावशाली है। यूनिक्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर की व्यापक विविधता पर चलते हैं। सभी व्यवसायों के सर्वर्स में और शैक्षणिक एवं अभियांत्रिकी पर्यावरणों के वर्कस्टेशंस में भी इनका उपयोग किया जाता है। POSIX मानक को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किया जा सकता है, हालांकि मूलतः इसे यूनिक्स की विभिन्न किस्मों के लिए बनाया गया था। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स यूनिक्स की तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स कोड के साथ विकसित किया गया था। ओपन सोर्स लाइसेंस के अंतर्गत लिनक्स का कर्नेल जारी किया गया था।
इसका उपयोग प्रचलित डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि रेड हैट, डेबियन, उबुंटू, लिनक्स मिंट और गूगल के एंड्रॉयड में किया जाता है। इसे सुपर कंप्यूटर से लेकर कलाई घड़ियों तक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रयोग किया जाता है। डॉस की बैच फाइल्स को बनाना और एडिट करना। बैच फाइल टेक्स्ट फाइल होती हैं, इसलिए सभी के लिए विंडोज़ के नोटपैड एप्लीकेशन को बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इस एप्लीकेशन को बनाते समय यह सलाह दी जाती है कि वर्ड पैड या वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग न करें। ये फाइल्स शुद्ध टेक्स्ट फाइल्स बनाने में असफल रहती हैं क्योंकि ये अपने स्वयं के फॉर्मेट को जोड़ती हैं। एक सामान्य बैच फाइल बनाने के लिए आपको एक सिंगल कमांड रन कराने की आवश्यकता पड़ती है जिसे टेक्स्ट फाइल में टाइप किया जाता है और एक .bat एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। जब आप फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो यह आपके कमांड को रन कराएगा। जब डॉस की बैच फाइल्स को एडिट करना होता है तो MS-DOS एडिटर का उपयोग किया जाता है। यह वो कमांड होती है जो कंप्यूटर पर किसी फाइल को देखने, बनाने या एडिट करने की आपको अनुमति देती है। जब आप एडिट कमांड को रन कराते हैं तो कंप्यूटर पर एक स्क्रीन दिखाई देती है। एडिट कमांड एक एक्सटर्नल कमांड होती है जो विभिन्न माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में स्थित होती है। ये विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ 2000, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 और भी अनेक हैं। कुछ विंडोज़ जैसे विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7 में एडिट कमांड नोटपैड के रूप में उपलब्ध होती है। नोटपैड को विंडोज़ कमांड से स्टार्ट बटन का उपयोग करके शुरू किया जा सकता है। आप फाइल्स को एडिट कमांड की सहायता से भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप myfill.txt नाम की एक फाइल बनाना चाहते हैं तो आप कमांड edit myfill.txt टाइप कर सकते हैं। इस कमांड को टाइप करने पर आपको एक रिक्त एडिट स्क्रीन दिखेगी। जब एक बार आप बाहर यानी एग्जिट हो जाते हैं तो फाइल myfill.txt के रूप में सेव हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम फाइल के निर्देश। MS-DOS में मेमोरी प्रबंधन सिस्टम को व्यवस्थित करने के बाद कंप्यूटर से प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करने के लिए मुख्य कमांड config.sys का उपयोग किया जाता है। कमांड शेल में config.sys को प्रोसेस करने के बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं। auto.bat फाइल के द्वारा किया जाने वाला अगला कार्य लोड किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की कुछ कमांड निम्नलिखित हैं। बफर्स डाटा के हस्तांतरण के लिए मेमोरी और डिस्क के बीच उपस्थित मेमोरी की मात्रा को दर्शाता है। कंट्री यह बताता है कि किस तरह के कन्वेंशंस का उपयोग किया जा रहा है। डिवाइस माउस और मेमोरी कार्ड जैसे भौतिक अवयवों का प्रबंधन करने वाले डिवाइस मैनेजर की लोडिंग का संकेत देता है। डिवाइस हाई डिवाइस मैनेजर की लोडिंग अपर मेमोरी में की जाती है। बैक यह बताता है कि क्या सिस्टम उच्च मेमोरी का उपयोग करें और उसे अपर मेमोरी क्षेत्र का उपयोग करने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ड्रिव डिस्क ड्राइव की विशेषताएं निर्दिष्ट करता है। फाइल्स MS-DOS में एक साथ खुली हुई फाइल्स की संख्या को दर्शाता है। इंस्टॉल प्रोग्राम के लोड होने को इंगित करता है। नमलॉक कीपैड के लॉक के ऑन या ऑफ होने को दर्शाता है। सेट टेम्प जैसे अस्थायी चरों को समायोजित करने के लिए। विशेष कार्यों के लिए और भी अन्य निर्देश होते हैं जैसे शेल, स्टैक्स, स्विचेस आदि। IRQ कंप्यूटर्स में कई अवसर ऐसे आते हैं जहां एक विशेष प्रोग्राम को कुछ दोष जो कार्य के दौरान प्रकट होते हैं को दूर करने के लिए रन कराना पड़ता है। IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट यानी कि बाधा अनुरोध चल रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से रोकने के लिए इंटरप्ट हैंडलर द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रोग्राम को अनुमति देने के लिए हार्डवेयर संकेत को प्रोसेसर तक भेजने का काम करता है।
अनुरोधों की प्राथमिकता बाधा अनुरोध के स्तर यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट से निर्धारित की जाती है। कमांड्स में कई बार इंटरप्ट लाइंस को IRQ के संकेतक द्वारा पहचाना जा सकता है, जो सामान्य रूप से एक नंबर के बाद दिखाई देते हैं। कमांड्स में यह IRQ 7 के माध्यम से IRQ 0 के रूप में दिखाई देगा। अत्यधिक उन्नत X86 फैमिली के कंप्यूटर्स में यह IRQ 15 के माध्यम से IRQ 0 की तरह दिखाई देगा। नए X86 सिस्टम में एडवांस्ड प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर यानी APIC का इंटीग्रेशन अत्यधिक मात्रा में भौतिक हार्डवेयर्स के लिए प्रोग्रामिंग इंटरफेस को सपोर्ट करता है। PNP या प्लग और प्ले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में एक विशिष्टीकृत स्ट्रिंग को इंगित करता है। विंडोज में इनबिल्ट मूल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के संपूर्ण कार्य के प्रबंधन, कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्टिविटी का सपोर्ट करेंगी। अन्यथा यह ड्राइवर विकास के साथ आने वाले उत्तरदायित्वों को तथा इंटरफेस को संदर्भित करता है। PNP फंक्शंस की मुख्य विशेषता है कि अधिकांश स्थितियों में यह उपयोगकर्ता को पूरी तरह से स्वतंत्र डिवाइसेस की जांच की अनुमति देता है। कभी-कभी डिवाइस के मेमोरी मैप के अक्सर हल्की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। PNP हार्डवेयर विशिष्टीकृत नहीं होता। PNP को उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने की इस तरह से ज़रूरत होती है कि सिस्टम हार्डवेयर द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध संसाधनों में विभक्त करके इसे आसानी से व्यवस्थित किया जा सके। PNP फंक्शन बूटिंग समय पर कार्य करना शुरू हो जाएंगे। कंपैटिबल घटकों की पहचान की जाएगी और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग यानी गैर परस्पर विरोधी एड्रेसेस दिए जाएंगे।